लल्लन टॉप सलाम आप सभी को। मैं हूं मनोज पटेल और आपका बहुत बहुत स्वागत है लल्लन टॉप एसएससी रेलवे चैनल पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका कि आपने जो पहला वाला जो वीडियो था उसको इतना प्रोत्साहन दिया, इतना प्यार दिया। तो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका था, अब आएगा सेकेंड शिफ्ट का पेपर। अब उसके पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं कि यहाँ पर यूट्यूब पे आपको बहुत सारे चैनल मिलेंगे जो आपको सारी न्यूज़ देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे, वो एज ए इन्फॉर्मर काम कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर मैं एज अ टीचर आपके लिए लेके आया हूं साथ में पेपर में आए हुए क्वेश्चन और साथ ही साथ उसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। तो यहाँ आप उम्मीद कर सकते हैं मुझसे कि मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन ला के दूंगा और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आगे आने वाली शिफ्ट के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे शुरू करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन का सिलेबस मतलब क्वेश्चन आए हुए थे वो देख लेते हैं। तो पहले मैं आपको पेपर का एनालिसिस करवा दूं कि किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पहला जो फिजिक्स का सब्जेक्ट है इसमें कितने क्वेश्चन आए हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर फिजिक्स के 10 क्वेश्चन आए हुए हैं। अब यहाँ पहले मैं बता दूं आपको कि फिजिक्स में 10 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में 6 क्वेश्चन है, बायोलॉजी में 6 क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पर 22 क्वेश्चन टोटल मिला के मिले मिले हैं मुझे। तो यहाँ पर 22 में से 10 क्वेश्चन फिजिक्स वाला और 6 क्वेश्चन केमिस्ट्री वाले और 6 क्वेश्चन बायोलॉजी के। तो यहाँ पर आज का फिजिक्स वाला पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा था। इसके बाद बात करते हैं पेपर का जो लेवल था, इजी, मॉडरेट और टफ। तो यहाँ पर आज का जो लेवल था, सेकेंड शिफ्ट का जो लेवल था वो था मॉडरेट। अगर बात की जाए, कंपेयर की जाए फर्स्ट और सेकेंड से, तो सेकेंड का जो लेवल था थोड़ा सा मॉडरेट से थोड़ा सा ज़्यादा था, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं तो वो क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ कि पहला क्वेश्चन आया था आपका केमिस्ट्री से, जिसमें पूछा था आपको साइक्लोहेक्सीन में कार्बन तथा हाइड्रोजन मिलकर कितने संयोजी बंध बनाते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पर पहली बात तो ये कि साइक्लोहेक्सीन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो साइक्लोहेक्सीन का जो फॉर्मूला होता है C6H12। तो पहली बात आपको यहाँ पे शुरुआत में ये जो हेक्सीन है इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि हेक्सीन का मीनिंग क्या होता है। तो हेक्सीन का मीनिंग होता है कितने कार्बन होंगे। तो यहाँ पर 6 कार्बन होंगे। हेक्सीन मतलब 6 कार्बन। इसके पहले एक चीज बता दूं मैं आपको कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड होगा तो उसे एथ बोले जाता है। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसको मैथ बोला जाता है। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे प्रॉप बोला जाता है। इसी प्रकार से 4 में ब्यूट बोला जाएगा। कार्बन 5 रहेगा तो ये पेंट बोला जाएगा। कार्बन अगर 6 रहेगा तो ये हेक्स बोला जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पर क्या बोला बोला है हेक्सीन। तो हेक्सीन मतलब कार्बन का कितना रहेगा, 6 रहेगा। शुरुआत वाला जो रहेगा कार्बन 1 2 3 4 आपको याद हो गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी तो पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। जैसे कि मैं आपको लिख दूं यहाँ पर 7 के लिए क्या हो रहेगा, 7 के लिए रहेगा हेप्टा रहेगा, 8 के लिए रहेगा ऑक्टा रहेगा, 9 के लिए रहेगा नोना रहेगा और 10 के लिए रहेगा डेका। तो ये अगर आपको पता है तो आप लोग सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि कार्बन कार्बन के बीच में 1 से लेकर 10 तक अगर याद है तो आप बना पाएंगे। तो आपको पता है कि कार्बन कार्बन के बीच में 6 है, तो यहाँ पर मैंने बोला C6 रहेगा। और ये जो नाम दिया है साइक्लोहेक्सीन, इसलिए मैंने कार्बन का 6 दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन और कार्बन की बात करें कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, उसकी आखिरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आखिरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो यहां पर भी बॉन्ड बना पाएगा, यहां पर भी बॉन्ड बना पाएगा और यहां पर भी बॉन्ड बना पाएगा। चारों जगह पर ये बॉन्ड बना पाएगा। मतलब इसकी वैलेंसी है, संयोजकता है, वो कितनी है, 4 है। तो यहां अगर कार्बन की बात करो तो ये जो कार्बन है, अकेला कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ सकता है। हाइड्रोजन की वैलेंसी संयोजकता 1 होती है और कार्बन की 4 होती है। तो यहाँ पर कार्बन की बात करो तो यहाँ पर एक जगह, यहाँ पे दूसरी जगह, यहाँ पे तीसरी जगह, यहाँ पर चौथी जगह, 4 जगह जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत बार अब आगे पूछे जाने वाला है, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। तो मैंने बोला यहाँ पर जो कार्बन है, हर कार्बन 4 जगह पर आपने आप से जुड़ा होगा। अब यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ कार्बन और कार्बन ये 2 हो गए, यहाँ पे ये 3 और ये वाला 4।
इसी प्रकार से ये कार्बन की बात करूं तो ये कार्बन एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। ये वाला कार्बन की बात करो तो एक इधर, ये एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो हमेशा जो कार्बन रहेगा आपका, कार्बन की बात करो तो चार तरफ से ये जुड़ा रहेगा। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो संरचना बन रही है, ये बन रही है साइक्लोहेक्सीन की। तो साइक्लोहेक्सीन मतलब कार्बन के 6 और बच गए जो आपके हाइड्रोजन वो रहेंगे 12। तो 12 और 6 कुल मिला के हो जाएंगे 18। ये थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन ये है कि अगली बार आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलो, तो अगला वाला क्वेश्चन देखता हूं कि अगला वाला क्वेश्चन आने वाला कौन सा है। तो ये वाला क्वेश्चन है कि पौधों में गैस विनिमय किसके कारण होता है। पौधों में गैस का विनिमय किसके कारण होता है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहां पर आपका सरंध्र या रंध्र बोला जाए या फिर बोला जाए स्टोमेटा, तो ये कारण होता है पौधों में ऑक्सीजन गैस का विनिमय। या फिर यहां पर क्वेश्चन आता है ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किससे करते हैं, तो पौधों के सरंध्र या स्टोमेटा से करते हैं। इसके बाद में यहां पर कल भी मैंने बताया था आपको, जाइलम क्या करेगा, जाइलम करेगा जल का परिवहन, फ्लोएम क्या करेगा, फ्लोएम करेगा भोजन का परिवहन। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अगला वाला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन फिजिक्स से आया हुआ है। यहां पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। आपको पता होगा कि अगर कोई सा भी दर्पण है या लेंस है, तो दर्पण की बात करो तो यहां पर ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, पहले बता दूं मैं आपको। ये वाला पॉइंट कहलाएगा ध्रुव कहलाएगा। ध्रुव के बाद में ये वाला पॉइंट एफ है, ये वाला सी है। किस ये वाला जो सी पॉइंट की बात करो तो ये है बिंदु, वह बिंदु है जिसमें ये जो गोला है उसका मध्य बिंदु, अगर मैंने बोला इस गोले को अगर मैं पूरा बना दूं इस तरीके से, तो इसका जो मध्य बिंदु रहेगा वो क्या रहेगा, सी रहेगा, जिसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र की आधा जिसको बोलते हैं फोकस। तो यहां पर आपको ये चीज समझनी है कि जो आपका फोकस होता है वो होता है आपका C/2, वक्रता केंद्र का आधा। तो इसी प्रकार से आपको देख रहे होंगे, सी मतलब इसको आर से रिलेट कर दें। एक बार वापस बना देता हूं मैं आपको इसको पूरा, कि आर की बात करें या एफ की बात करें तो ये जो आपका सी है, पहले मैं सी इसको बताता हूं। सी बराबर जो रहेगा आपका 2 गुणा में एफ रहेगा। मतलब वक्रता केंद्र की बात करें तो ये फोकस दूरी का दुगुना होता है। ये चीज आपको पता होगी पहले से। तो यहां पर बस इतना पूछा गया था कि बताओ वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है। तो वक्रता त्रिज्या की बात करें तो ये फोकस दूरी का दुगुना होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया हुआ है फिजिक्स से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या बताएगा, तो यहां पर आपने पढ़ा होगा ये वाला जो अंगूठा है, अंगूठे में बल होता है, तो क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा बल। ये वाला जो हो जाएगा, ये वाली जो आपकी उंगली जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं तर्जनी। ये अंगूठा, ये तर्जनी, और ये वाली जो उंगली रहेगी वो हो जाएगी मध्यमा। ये बीच वाली उंगली इसलिए मध्यमा बोलते हैं, ये अंगूठा रहेगा तो बाछी बजेगा तर्जनी। तो यहां पर ये वाला जो रहेगा ये रहेगा आपका बल, ये रहेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये हमेशा रहेगा धारा। तो यहां पर बस क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, बताओ फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा क्या बताएगा। तो यहां पर आप याद करना बल, अंगूठे में बल हो जाएगा, ये वाला जो रहेगा दिशा वाला, और ये वाला रहेगा आपका धारा वाला। तो यहां पर दिख रहा है थ्रस्ट ऑफ मोशन, ये पहला वाला अंगूठा थ्रस्ट ऑफ मोशन, ये वाला जो रहेगा आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये वाला जो मध्यमा रहेगा ये रहेगा करंट मतलब धारा। चलो सिंपल क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन तो ये रहा आपके सामने। इसमें क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन था, आलू पर आयोडीन घोल गिराए जाने पर वो काला और नीला हो जाता है। तो यहां पर आयोडीन पर आपने आलू पर आपने आयोडीन का घोल गिराया, तो यहां पर वो हो गया काला और नीला। तो ये कारण क्या रहेगा, कारण रहेगा कि आलू में क्या होता है, स्टार्च होता है। स्टार्च के कारण आलू का रंग जो हो जाता है काला और नीला हो जाता है। इसके अलावा स्टार्च के साथ में क्वेश्चन बनने वाले कौन कौन से वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है। तो यहां पर क्वेश्चन आंसर आता है आपका स्टार्च का बना होता है। चलो अगला क्वेश्चन आता है, अंडे का आवरण किसका बना होता है। तो अंडे का जो आवरण रहेगा वो बने जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है CaCO3। अगला वाला क्वेश्चन बन सकता है, स्टार्च किस कैटेगरी में आता है। तो स्टार्च जो रहेगा ये रहेगा बायोपॉलीमर, बायोपॉलीमर रहता है। और यहां पर क्वेश्चन आता है बायोपॉलीमर में कौन कौन से एग्जांपल आएंगे। तो यहां मैं बता देता हूं, आपके लिए लाया हूं मैं, सेल्यूलोज रहेगा, काइटिन रहेगा, प्रोटीन रहेगा,
पेप्टाइड रहेगा, डीएनए, आरएनए सभी बायोपॉलीमर हैं। तो यहां पर आप लोग याद कर लेना कि पॉलीमर का उदाहरण कौन कौन सा है। तो आपने स्टार्च याद कर लिया, प्रोटीन, पेप्टाइड, डीएनए, आरएनए, बाकी जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्यूलोज और काइटिन, ये पूरे के पूरे उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया था कि कौन सा बैक्टीरिया पीने और नहाने के पानी में जल प्रदूषण के प्रसिद्ध संकेतक है। कौन सा बैक्टीरिया पीने और नहाने में जल प्रदूषण के प्रसिद्ध संकेतक है। इसमें जो आंसर आएगा ये आएगा आपका ई कोलाई, या फिर इसका नाम है फेकल स्ट्रेप्टोकोकी। ये है बैक्टीरिया का नाम, आपको याद करना पड़ेगा कि प्रदूषक के लिए जिसका नाम रहेगा फेकल स्ट्रेप्टोकोकी। चलो, इसके अलावा एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, ये वाला पिछली बार भी आपका एनटीपीसी में पूछा गया था, याद कर लेना कि वायु प्रदूषक या वायु प्रदूषण विशेष रूप से SO2 संवेदनशील संकेतक के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये हो जाता है आपका लाइकेन। लाइकेन को वायु प्रदूषक संकेतक के रूप में जाना जाता है। लाइकेन क्या होता है वो चीज समझ लीजिए आप। लाइकेन ये होता है सहजीवी संबंध। लाइकेन होता है सहजीवी संबंध किसके किसके बीच में, तो ये हो जाएगा आपका कवक और शैवाल के बीच में। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कवक और शैवाल के बीच में सहजीवी संबंध क्या कहलाता है, तो ये कहलाएगा लाइकेन। बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैं आपके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट लेके आया हूं, ये देख पढ़ लेना। अलग अलग जीवाणु हैं, उनके अलग अलग आकार हैं, प्रकार हैं, ये आप पढ़ लेना, इसमें से क्वेश्चन बनेगा, जरूर बनेगा। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है बायोलॉजी से कि अलैंगिक जनन की बात करें तो अलैंगिक जनन में कौन सा प्रकार नहीं है। तो यहां पर आप देख लें कि पहला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन क्या आया हुआ है, अलैंगिक जनन का कौन सा प्रकार नहीं है। ये चीज पे आप ध्यान देना कि नहीं भी लिखा हुआ है। तो यहां पर क्या क्या प्रकार है मैं लेके आया हूं आपके सामने। पहला प्रकार जो रहेगा विखंडन, दूसरा जो प्रकार है मुकुलन, तीसरा प्रकार है बीजाणु का बनना जिसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन, अगला वाला है रीजनरेशन जिसको बोलते हैं पुनर्जनन, अगला है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आपको सारे के सारे याद करना पड़ेगा एज इट इज। एक बार फिर से, विखंडन, मुकुलन, बीजाणु का बनना, पुनर्जनन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये अलग अलग प्रकार हैं। अब यहां पर क्वेश्चन आता है, बताइए अमीबा, पैरामीशियम, लेशमेनिया आदि में किस प्रकार का पुनर्जनन होता है, पुनर्जनन होता है। तो यहां पर आएगा आपका द्विखंडन, बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं इसको बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन होता है अमीबा, पैरामीशियम, लेशमेनिया, जिसको बोलते हैं द्विखंडन। इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का विखंडन होता है। तो प्लाज्मोडियम में होता है बहुविखंडन। ये बहुत बार पूछा गया है, याद कर लेना, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन। चलो तो ये बहुत ज्यादा जरूरी था आपके लिए। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फिजिक्स से, सिंपल क्वेश्चन है आपका। यहां पे पूछा गया है निर्गत किरण और आपतित किरण, बताइए चित्र में कौन सी थी। एक डायग्राम दे दिया था इस प्रकार से और यहाँ पे पूछ लिया था आपको निर्गत किरण और आपतित किरण। आप सभी जानते हैं जो किरण आती है उसे बोलेंगे आपतित किरण, ये किरण आ रही है इसे बोलेंगे आपतित किरण, और ये वाली जो किरण जो टकराने के बाद में अपवर्तित होने के बाद में यहाँ से निकल रही है ये कहलाएगी निर्गत किरण। तो ये होता है निर्गत किरण और ये होता है आपतित किरण। और यहाँ पर ये जो रहेगा अपवर्तन किरण रहेगा, ये वाला जो किरण रहेगा अपवर्तन किरण। और यहाँ पर ये जो बनने वाला एंगल है, ये जो बन रहा है एंगल, इसको जो हम बोलेंगे विचलन कोण, और विचलन कोण को डेल्टा के नाम के संकेत से जाना जाता है। चलो तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं अगला वाला क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन था कि एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर वस्तु को रखा गया है और 30 मीटर दूर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो आवर्धन बताओ क्या होगा। आवर्धन आपसे पूछा गया, अवतल दर्पण में आवर्धन पूछा गया है, ठीक है। चलो तो पहली बात तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण की बात करें या उत्तल दर्पण की बात करें उसमें u क्या होता है और v क्या होता है। तो u बराबर होता है दर्पण से वस्तु की दूरी। तो यहाँ पे बोलूंगा क्या, दर्पण से मैंने बोला वस्तु की दूरी, ये वस्तु की बात करेंगे, u बराबर वस्तु। और अगला वाला जो v है, v रहेगा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। तो यहाँ पर ये रहेगा प्रतिबिंब की दूरी। सिंपल चीज है, आपको पता होगा। इसके बाद में आपको पूछा है मैग्निफिकेशन, आवर्धन पूछा है, तो आवर्धन का फॉर्मूला पहले तो पता होना चाहिए। यहाँ पर ये लिखा हुआ है m बराबर -v/u।
तो ये रहेगा माइनस वी अपॉन में यू, ये रहेगा आपके दर्पण के लिए। सिंपल सिंपल आपको फॉर्मूला में मान रखना है, आंसर लगाना है। v की बात करें तो v वाला कौन सा रहेगा, v की बात करें तो यहाँ पर v वाला जो रहेगा आपका अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी, तो ये 25 है। अगला वाला 30 मीटर दूर उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब है, तो मैंने बोला प्रतिबिंब वास्तु का जो है वो आपका 30 रहेगा। और अगला वाला बात करें कि 25 दूरी है वस्तु की, तो यहाँ पे 25 रहेगा, बाकी माइनस लगा दो तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिए थे। और यहाँ पर आपको दर्पण का पूछा है इस बार, अगली बार चाहे तो वो लेंस का भी पूछ सकता है, तो आपको लेंस का याद होना चाहिए कि लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का सूत्र क्या है, आवर्धन का सूत्र क्या है, तो सिंपल है m बराबर v अपॉन में u। इसमें आपको माइनस दिया हुआ था, लेकिन इसमें आपको सिंपल v अपॉन में u करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, अगला वाला क्वेश्चन जो रहा आपके सामने ये रहा। इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल वाला चीज़ समझा दूं मैं यहाँ पे कि किस तरीके से इसको आप फॉर्मूला बना पाएंगे अगले क्वेश्चन के आधार पर। यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको ये भी याद करना है कि 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी बराबर होता है एफ। ये होता है दर्पण सूत्र, आपने पढ़ा होगा। अभी आपने पढ़ा है आवर्धन सूत्र, इसके पहले v माइनस वी अपॉन में यू आवर्धन सूत्र था, और ये वाला जो रहेगा वो रहेगा आपका दर्पण सूत्र। तो यहाँ पर सिंपल 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू बराबर 1 अपॉन एफ होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि आपको एफ नहीं देके अगर आपको वक्रता केंद्र दिया जाए, वक्रता त्रिज्या दिया जाए, आर दिया जाए, तो आपको पता है कि जो आपका आर होता है आपका 2f होता है। तो यहाँ पर आप इसका फॉर्मूला लगा के इसका जो मान रख के इस फॉर्मूले में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये दर्पण हो गया। यही वाला अगर आपसे पूछा जाए लेंस में पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे, तो लेंस में सीधे सीधे हो जाएगा माइनस वी अपॉन में माइनस यू बराबर 1 अपॉन में एफ। ये हो जाएगा लेंस का। ये मैंने आपको रिवीजन के लिए बता दिया, ठीक है। इसमें प्लस रहता है दर्पण में और लेंस में रहेगा माइनस, माइनस वी अपॉन में यू। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन बायोलॉजी केमिस्ट्री से आ गया है। क्या आया है देखते हैं। आया है क्वेश्चन, बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है। तो पहली बात तो बुझा हुआ चूना आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बुझा हुआ चूना जो है उसका फॉर्मूला है CaOH का होल ट्वाइस। बुझा हुआ चूना मतलब इसमें पानी मिला दिया है, CaOH का होल ट्वाइस। लेकिन अगर आपसे बोल देते कि बिना बुझा चूना, तो बिना बुझा जो चूना होता है वो होता है ये CaO बिना बुझा चूना, और आपका जो CaOH का होल ट्वाइस ये होता है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूने पर अगर आपने क्लोरीन गैस प्रवाहित की तो आपको सिंपल दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये CaOH का होल ट्वाइस, यहाँ पर ये Cl2 है, तो यहाँ पर ये CaO मिलके आपका Cl2 के साथ में क्रिया कर लेगा, तो ये बन जाएगा आपका CaOCl2। आपने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो बुझा हुआ चूना आपका Cl2 के साथ में क्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। साथ में क्या बनाएगा, साथ में बनाएगा पानी। अगली स्टेप में ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाएगा, ये वाला नीचे वाला, कि बताओ बिना बुझा चूना क्लोरीन के साथ में क्रिया करके क्या बनाने वाला है। तो यहां पर दिख रहा है बिना बुझा चूना CaO होता है, ये होता है Cl2, तो यहां पर दिख रहा है CaOCl2, तो ये सीधे सीधे फॉर्मूला बन जाएगा आपका CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा ये, कैल्शियम क्लोराइड। चलो बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन सिंपल था, बनाएंगे आगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका फिजिक्स का। एक समान प्रतिरोध तार, एक समान प्रतिरोध R कॉमा के तार को यदि दो समान भागों में विभाजित कर दें तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध क्या होगा। क्या बताया गया है, मैं आपको डायग्राम से बता दूं। यहां मैंने अगर इस तरह से बताया कि एक तार है जिसमें इसका जो प्रतिरोध है R प्रतिरोध है, इसकी जो लंबाई है कैपिटल L है, लेकिन यहाँ मैंने वो बात करा कि दो अलग अलग भागों में बांट दिया, L/2 कर दिया, यहाँ पर L/2 कर दिया। तो इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन बनेगा। एक समान, एक बार देख लो, एक समान प्रतिरोध R के तार को यदि दो समान भागों में विभाजित कर दें तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध कितना होगा। तो यहाँ पर पूछा है प्रतिरोध प्रत्येक भाग का कितना होगा। तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है कि एक वायर जिसका प्रतिरोध R है उसे दो भागों में बांटा दिया जाए तो प्रतिरोध दोनों भागों में जो रहेगा R/2, मतलब आधा आधा प्रतिरोध हो गया। अब आधा प्रतिरोध किस तरीके से हुआ वो देख लो। इसमें अगला वाला स्लाइड है, मैं आपके लिए बना के लेके आया हूं कि यहां पर किस तरीके से ये चीज रहेगी। ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर
किस तरीके से बनने वाला है। तो पहली बात तो ये कि आप लोग समझ लो कि यहाँ अगर मैंने बोला यहाँ ये वाला क्वेश्चन के अलावा क्वेश्चन क्या बनने सकता है। अगर आपको जितने भी भाग दिए जाए, अगर आपको बोला L/2 बोला तो आपको L/2 किया आपने, लेकिन L/n मतलब नंबर ऑफ कितने भी भाग कर दिए जाए तो किस तरीके से होगा। मैंने बोला यहाँ पर L/n कर दिया, यहाँ पर L/n कर दिया, यहाँ पर L/n कर दिया, L/n मतलब आपने अलग अलग टुकड़े कर दिए। आपको ये पता है कि प्रतिरोध जो होता है लंबाई के समानुपाती, और प्रतिरोध मतलब ए मतलब एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर जो आर रहेगा समानुपाती L/O, ए होता है लेंथ के समानुपाती रहेगा। एरियल जो रहेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया के रहेगा व्युत्क्रमानुपाती रहेगा। तो यहाँ सीधे सीधे अगर आपने L को L/2 किया तो L जो रहेगा आपका R बराबर में L/A था। तो अगर मैंने L को L/2 कर दिया तो ये जो L/2 हो जाएगा ये A रहेगा। आया कि नहीं आया। तो ये कितना हो गया, तो ये कितना हो गया, ये L/2 हो गया। आप L/2 करो, L/3 करो, L/4 करो, तो वो जो प्रतिरोध बनने वाला है वो कैसा हो जाएगा, L/3, L/2, L/4 इस तरीके से वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जो L है उसके जो रहेगा समानुपाती रहता है। लेकिन अगर यहाँ पर एरिया की बात करी जाती तो एरिया जो रहेगा वो रहेगा व्युत्क्रमानुपाती। एरिया का रहेगा व्युत्क्रमानुपाती। अगर आपने एरिया को अगर आधा कर दिया जाता, एरिया को जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर एक तार लिया इस तरीके से, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन होता है ये कहलाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर आपको इसको सीधे काटोगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं बदलेगा लंबवत काटने पर, लेकिन अगर आपने इसको इस तरीके से समानांतर काट दिया तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अनुप्रस्थ काट है, ये बदल जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो यहाँ सीधी सी बात है, प्रतिरोध जो रहेगा आपका लंबाई के समानुपाती रहेगा और एरिया के व्युत्क्रमानुपाती रहेगा। जितना भाग कर देंगे उतना ही आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो जो आंसर था आपका, आपने 2 भाग किए थे तो उसका जो आंसर आया रहेगा वो रहेगा आपका L/2। आंसर जो रहेगा उसका रहेगा R/2, सॉरी L/2 नहीं, R/2। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसका डिटेल वीडियो में लेके आऊँगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, बताइए निम्न में से विद्युत मोटर का कौन सा भाग नहीं है। 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से बताना है कौन सा भाग है कौन सा भाग नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग याद कर लीजिए कि अगली बार अगर क्वेश्चन आया तो आपको बनना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा पहला क्वेश्चन, इसमें जो दिया हुआ है वो देख लो, इसमें क्या क्या पॉइंट दिए हुए हैं। तो पहला पॉइंट दिया है आर्मेचर कॉइल, दूसरा वाला रहेगा कम्यूटेटर जिसको विभक्त विलय बोला जाता है, तीसरा है फील्ड मैग्नेट, और अगला है ब्रूसेस। तो ये अलग अलग भाग हैं, किसके रहेंगे, विद्युत मोटर के। मैं बता देता हूँ आपको इमेज विद्युत मोटर की किस तरीके से रहेगी। यहाँ पर विद्युत मोटर के अलग अलग भाग हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये वाला जो भाग रहेगा, ये वाला जो पूरा बड़ा बड़ा भाग दिख रहा है, ये रहेगा चुंबक रहेगा, ठीक है। अगला वाला जो भाग रहेगा, ये वाला जो भाग रहेगा, ये रहेगा कुंडली, रहेगा कुंडली। तो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला कुंडली दिख रहा है, आर्मेचर दिख रहा है। इसके बाद में ये डायरेक्शन दिखा रहा है यहाँ पर किस तरह की डायरेक्शन रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन रहेगा, ये रहेगा कार्बन ब्रश। तो ये सब भाग रहेंगे। ये वाला भाग रहेगा विभक्त विलय, ये अलग अलग विभक्त हो गया है तो ये क्या कहलाता है, विभक्त विलय कहलाता है। तो ये सारे के सारे विद्युत मोटर के भाग हैं, एक बार देख लो। ये रहेगा चुंबक रहेगा, कुंडली रहेगा, विभक्त विलय रहेगा, कार्बन ब्रश रहेगा, ये रहेगा आपके विद्युत मोटर के भाग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन कौन सा रहा वो देखें। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि बताइए 3 प्रतिरोध आपको दे दिए गए हैं, इसमें R1, R2, R3 है। तो करंट और वोल्टेज के बीच ग्राफ नीचे दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहां पर अलग अलग ग्राफ दिए हुए थे और यहां पर पूछा गया था कि क्वेश्चन इसमें से आंसर क्या रहेगा। तो आपको बस क्वेश्चन पर मतलब जो पूछा गया क्वेश्चन था उस पर ध्यान नहीं देना, आपको समझना है कि अगली बार क्वेश्चन किस तरीके से आता है। आपको पूछा गया था कि यहां पर वोल्टेज दिया है अलग, यहां पर धारा दी है अलग, आपको बोला है प्रतिरोध का जो क्रम है वो किस तरीके से, क्रम किसका सही रहेगा, किसका ज्यादा रहेगा, किसका कम रहेगा। देखते हैं आगे। तो आपको फॉर्मूला पता है कि V बराबर होता है I इंटू में R, ठीक है। यहां पर ये I है, यहां पर ये V है, ये I है, ये V है। अगर I और V को अगर आपने साथ में किया तो मैंने बोला कि ये बन जाएगा I अपॉन में V बराबर 1 अपॉन में R। तो ये वैसे इसको लिख दूं मैं, I अपॉन में V बराबर रहेगा 1 अपॉन में R। यहाँ चीजें होती है इस तरीके से। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि R1 का मान ज़्यादा है, R2 का मान उससे थोड़ा सा कम है।
R3 का मान सबसे कम है, ये R1 ऊपर है तो ज़्यादा रहेगा, R2 थोड़ा सा नीचे है तो कम रहेगा, R3 नीचे है तो थोड़ा कम रहेगा। लेकिन यहाँ पर I और V का जो रेशो अगर देखा जाए, यहाँ पर I बट्टे में क्या रहेगा, V रहेगा। तो I और V की बात करें तो I ऊपर रहेगा, V नीचे रहेगा। और साथ में अगर आपको फॉर्मूला जमाया जाए तो यहाँ पर आएगा 1/r, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, R का जो रहेगा वो रहेगा व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पर R हो गया व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब ये है जो R बड़ा होगा वही छोटा होगा, और जो छोटा होगा वो बड़ा होगा। तो यहाँ पर जो R1 है ये बड़ा वाला जो बात करें तो ये जो रहेगा आपका छोटा। तो मतलब यहाँ अगर मैं बोलूँ तो ये R1 रहेगा सबसे छोटा, R2 रहेगा उससे बड़ा, और R3 रहेगा सबसे बड़ा। इस तरीके से अलग अलग प्रतिरोध के मान दिए गए हैं। आपको एक बार फिर से बता दूं, अगर आपको ग्राफ दिया जाए तो यहाँ पर हमेशा यहाँ पर I आएगा, यहाँ पर V आएगा, इसके बाद में बीच में अगर R बोले तो R I बटे V, R क्या रहेगा, व्युत्क्रमानुपाती रहेगा, और R का मान जितना कम रहेगा वो उतना ही ज्यादा रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन आया हुआ है। चलो 14 क्वेश्चन आया है, बताइए आर्गन, सल्फर, नियॉन, फास्फोरस निम्नलिखित में से किस तत्व के अणु में उच्चतम परमाणुकता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है बायोलॉजी में आपका आवर्त सारणी से कि बताइए निम्न में से किसकी उच्चतम परमाणुकता रहेगी, सबसे ज्यादा परमाणुकता किसके बोलते हैं। तो पहली बात तो ये कि परमाणुकता की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, एक क्वेश्चन बकायदा इसमें से पूछा जाएगा। चलो इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन था परमाणुकता, तो यहां पहले परमाणुकता की डेफिनेशन मैंने आपके लिए लिख दी है, क्या लिखा हुआ है वो देख लो। अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। अगला वाला, किसी अणु के परमाणुओं की कुल संख्या। तो यहां आपको सिंपल भाषा में बताता हूं मैं कि आपका जो सबसे छोटा कण जो रहेगा वो रहेगा परमाणु रहेगा, विभिन्न परमाणु से मिलकर अणु बनता है। तो यहां पर परमाणु सबसे छोटा कण रहेगा, अणु उससे बड़ा कण रहेगा। तो एक अणु बनाने के लिए अगर मैंने बोला यहां पर आपको बता दूं मैं आपको, सबसे छोटा कण जो रहेगा वो कहलाएगा आपका परमाणु रहेगा, और विभिन्न परमाणु मिलके क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका अणु बनाएगा, ये बनाएगा अणु। तो यहां पर बोला गया है किसी अणु के परमाणुओं की कुल संख्या, मतलब किसी अणु के किसी एक अणु में बनने लगने वाले परमाणु की संख्या क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है परमाणुकता। ये क्या कहलाएगी, आपकी परमाणुकता कहलाएगी। तो यहां पर देख लिया हम लोगों ने। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज्यादा परमाणुकता किसकी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में था आर्गन था, सल्फर था, नियॉन था, फास्फोरस था, ये अलग अलग थे। इसके संदर्भ में एक क्वेश्चन बहुत बार आता है ये वाला कि बताइए अक्रिय गैसों की परमाणुकता कितनी होती है। तो अक्रिय गैसें जो रहेगी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, यहाँ पर क्रिप्टॉन था, Kr रहेगा, क्रिप्टॉन रहेगा, जेनॉन रहेगा, रेडन रहेगा, ये सारी की सारी अक्रिय गैसें हैं। इनकी जो परमाणुकता रहेगी वो रहेगी 1। उनकी परमाणुकता कितनी रहेगी, 1 रहेगी। अब ये क्यों रहेगी वो चीज समझ लें आप लोग। इसमें क्या होता है कि आपकी जो अक्रिय गैसें हैं, नोबल गैसें हैं, इनका आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, और कोई सा भी तत्व जो रहता है वो अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। तो इसका मतलब ये है कि अक्रिय गैसें जो ऐसी गैसें हैं जो किसी से भी क्रिया नहीं करेगी, उसका अष्टक पहले से पूर्ण है। तो ये जो रहेगा एक परमाणुकता, मतलब वो अकेला रहना पसंद करता है। ठीक है, तो ये चीज समझ लेना आप। उनके आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि वो अकेले में रहना पसंद करता है। मतलब इसकी परमाणुकता कितनी होती है, 1 होती है। एक अणु बनाने के लिए केवल एक परमाणु की आवश्यकता होती है। तो यहां पर देख लिया कि एक परमाणुकता किसकी होती है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। इसके बाद में बात करें कि हाइड्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, तो ये क्या करेंगे, ये एक अणु बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु लगेंगे, ऑक्सीजन के लिए भी 2 लगेंगे, नाइट्रोजन के लिए भी 2 लगेंगे। इसके अलावा ये क्वेश्चन आता है बहुत बार कि बताइए सल्फर की परमाणुकता कितनी होती है। तो यहाँ पर सल्फर की परमाणुकता होती है 8, और यहाँ पर 4 ऑप्शन थे जिसमें सेकेंड नंबर पे ऑप्शन था सल्फर। तो सल्फर की परमाणुकता कितनी होती है, 8। सल्फर का एक अणु बनने के लिए उसके 8 परमाणु की आवश्यकता होती है। चलो, तो हम उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करिए, जिससे मैं आगे इस तरीके के वीडियो आपको पर्टिकुलर एक एक चैप्टर वाइज लेके आऊं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे कि बताइए कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन, एक सेकेंड,
कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन कोश मौजूद होते हैं, मतलब कितनी कक्षाएं होती है कार्बन के लिए। तो पहली बात तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, अगर आपको परमाणु क्रमांक पता है तो आप कर लेंगे। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का वितरण किस तरीके से होता है, तो यहाँ पर रहेगा 2 रहेगा 4 रहेगा, तो ये कक्षा नंबर 1 रहेगा, ये कक्षा नंबर 2, मतलब 1 और ये 2, तो आंसर आ गया 2। तो 2 कक्षाएं होती है। आपके लिए ये मैं लेके आया हूँ, ये अगर आपने याद कर लिया तो आपको सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद हो जाएंगे, गारंटीड। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर ये सीधे सीधे अगर आपने याद कर लिया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 से लगा के 30 तक। और इसमें एक क्वेश्चन बराबर पूछा जाएगा, आपको इसको लय में याद कर लेना है, अलग अलग गैप बना के। 1s2 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1s2 2s2 2p6, अगला वाला 3s2 3p6, अगला वाला 4s2 और ये रहेगा 3d10। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना है तो कमेंट कीजिए, मैं अलग से पर्टिकुलर इसका वीडियो लेके आऊंगा। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 16वां, किस अभिक्रिया में जल में अविलेय पदार्थ बनता है। ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें जल के साथ में कौन सा पदार्थ बनता है, अविलेय पदार्थ बनता है। तो ये जो प्रोसेस कहलाती है वो कहलाती है अवक्षेपण। क्या कहलाएगी, अवक्षेपण। अवक्षेपण को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं किस तरीके से और क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जब 2 विलयनों को मिलाया जाता है और उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय है, इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। तो यहाँ पर 2 विलयन है, 2 विलयन को मिलाया तो वहां पर एक सफेद कलर का पदार्थ बना जिसे बोलेंगे अवक्षेप। तो यहाँ पर अवक्षेपण प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पर इसका उदाहरण मैं लेके आया आपके लिए। उदाहरण क्या है वो देख लो। उदाहरण के रूप में ये रहा आपके सामने। उदाहरण देखो, यदि पोटेशियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड ये दे रहा, पोटेशियम क्लोराइड KCl के जलीय विलयन में सोडियम नाइट्रेट, ये सोडियम रहा, नाइट्रेट सॉरी सिल्वर नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट नहीं है, यहाँ पर ये गलत लिख दिया है। यहाँ पर ये जो रहेगा सिल्वर नाइट्रेट, क्या रहेगा, सिल्वर नाइट्रेट। तो यहाँ पर ये रहेगा सिल्वर नाइट्रेट मिला दिया जाए, पोटेशियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट दोनों को अगर मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड और साथ में बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। एक बार पढ़ लो उसको। यदि पोटेशियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सोडियम नाइट्रेट का विलयन मिलाया जाता है तो देखा जाता है कि सफेद रंग के ठोस पदार्थ का अवक्षेपण हो रहा है। यह सफेद रंग के पदार्थ वास्तव में सिल्वर क्लोराइड है जिसको बोलते हैं AgCl। तो यहाँ पर आप लोग देखा कि पोटेशियम क्लोराइड साथ में सिल्वर नाइट्रेट को मिलाया आपने, तो यहाँ पर क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड प्लस साथ में पोटेशियम नाइट्रेट का विलयन बन गया। तो ये रहेगा AgCl सफेद अवक्षेप। चलो, तो ये प्रोसेस कहलाती है अवक्षेपण। अगली बार ये क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि बताओ सिल्वर नाइट्रेट क्या फॉर्म में आएगा, तो यहाँ पे बोलेंगे अवक्षेप के रूप में आएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बायोलॉजी का। सिंपल क्वेश्चन आया, भोजन प्रक्रिया के अनुसार क्रमागत रूप से जमाइए, तो इसका आंसर क्या रहेगा। तो पहला वाला जो रहेगा, अगर आप भोजन ग्रहण करते हो उसको बोलते हैं अंतर्ग्रहण, आपने भोजन लिया इसको बोलेंगे अंतर्ग्रहण बोलेंगे। अंतर्ग्रहण होने के बाद में ये जो भोजन है आपके अमाशय में जाएगा, छोटी आंत में जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा। तो छोटी अमाशय में जाएगा तो इसको बोलेंगे पाचन, ये आपका अंतर्ग्रहण हो गया, ये हो जाएगा पाचन हो जाएगा। इसके बाद में अवशोषण हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका भोजन अमाशय से गया, आपकी छोटी आंत में गया, फिर बड़ी आंत में गया, ये अमाशय मैंने बोला, ये रहेगा आपका छोटी आंत रहा, ये वाला रहा जो आपका बड़ी आंत रहा। तो मैंने बोला अमाशय में क्या हो गया, पाचन हो गया। तो अवशोषण की बात करें तो ये हो जाएगा आपका छोटी आंत में। छोटी आंत में किसका अवशोषण होता है, तो यहाँ पर होता है भोजन का अवशोषण होता है। भोजन क्या रहेगा, अवशोषण, मतलब पोषक तत्व उससे भोजन से लिए जाते हैं। फिर यहाँ पर बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत में क्या करेगा, तो बड़ी आंत में पानी का अवशोषण हो जाएगा, पानी का अवशोषण एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। इसके बाद में स्वांगीकरण क्या होता है, तो पहले तो प्रोसेस का नाम देख लो, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण,
स्वांगीकरण और निष्कासन। एक बार फिर से, अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन। यहाँ पर स्वांगीकरण क्या होता है, तो यहाँ पर आप रिलेट करना, जितना समय भोजन आपके आमाशय या छोटी आंत में रहेगा उतनी ज्यादा ही तरीके से आपकी जो सेल रहेगी उसको अवशोषित कर पाएगा, पोषक तत्वों को अवशोषित कर पाएगा। तो ये जो कहलाता है, इसकी डेफिनेशन कहलाती है स्वांगीकरण। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन ये होता है एक प्रकार का हार्मोन होता है जो आपका अग्नाशय की, जो आपका रहेगा अग्नाशय की लेम्डा या डेल्टा कोशिका से प्रवाहित होता है। तो ये हो जाएगा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, जो क्या करेगा, स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है। ये क्वेश्चन आ गया एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। ये बाहर हो गया आपका, बाहर निकालना, ये कहलाता है निष्कासन। तो ये अलग अलग प्रोसेस थे। चलो, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। बताइए कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर बोला क्या है, यहाँ पर बोला है नहीं है। तो यहाँ पर अगर बोला जाए तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस दी है आपके सामने, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट दोनों मिलके यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बनता है और यहाँ पर सिल्वर अलग हो जाता है। ये केवल आपका रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, बाकी जो रहेगा आपकी जो रहेगा रेडॉक्स अभिक्रिया रहेगा। तो रेडॉक्स अभिक्रिया की बात करें तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है वो समझ लो पहले। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रेडॉक्स अभिक्रिया जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में अपचयन तथा उपचयन साथ साथ होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। अपचयन उपचयन दोनों होगा तो क्या कहलाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। गलती से पिछले वीडियो में एक बात बताया था मैंने आपको, लोहे में जंग लगना जो रहेगा रासायनिक अभिक्रिया बताया था। फिर मैंने आपको बताया था रासायनिक अगर ऑप्शन में नहीं रहे तो रुद्रोष्म, तो रुद्रोष्म मैंने गलती से बता दिया था, ये नहीं आएगा, इसमें आएगा रेडॉक्स। गलती से मैंने रुद्रोष्म बोल दिया था, तो उसका आंसर क्या आएगा, रेडॉक्स। रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब जिसमें ऑक्सीकरण भी होगा, अपचयन भी होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा भी, हाइड्रोजन निकलेगा भी, दोनों चीजें होती है। तो लोहे पर जंग लगना रेडॉक्स है। रेडॉक्स अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो वो रहेगा रासायनिक अभिक्रिया। चलो, तो ये हो गया डन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन रहा, ये रहा आपका फिजिक्स से। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, आप लोग करके जाना इसको। 19वां क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। यदि 4 ओम, यहां पे दिखा है 4 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो 4 ओम और ये वाला रो रहेगा 6 ओम के प्रतिरोध, 4 ओम और ये रहा 6 ओम के प्रतिरोध को, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो पहली बात तो ये कि आपको यहाँ पे याद करना, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तथा 5 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर जो बैटरी है कितनी रहेगी आपकी, 5 वोल्ट की रहेगी। तो बताओ 4 ओम वाले प्रतिरोध में कितना वोल्ट प्रवाहित होगा। आपको बताना है वोल्टेज का मान कि 4 ओम में कितना पर्टिकुलर ओम मतलब वोल्टेज गया हुआ है। तो पहली बात तो ये कि आपको अगर पता करना है वोल्टेज, तो उसका फॉर्मूला होता है V बराबर होता है IR। ये आपको पता है पहले से ही, ओम का नियम। आपको V दिया हुआ है पहले से ही कि जिसका नाम मान है 5 वोल्ट। आपको R दिया हुआ है 4 और 6, लेकिन ये आपको पर्टिकुलर अलग अलग मतलब पर्टिकुलर नहीं दिया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है, इसीलिए आपको इसको एक साथ लेना पड़ेगा। तो ये कौन से क्रम में है, तो मैंने बोला ये वाला है श्रेणी क्रम में। तो आपको पता होगा कि प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3 ये क्या होता है, श्रेणी क्रम में अगर जोड़ना हो तो सिंपल इसको जोड़ दो। तो सीधे अगर मैंने पूछा कि 4 ओम और 6 ओम दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 6 हो जाएगा 10 ओम रहेगा। तो यहाँ पर मैंने बोला V का मान कितना दिया हुआ था, तो ये V का मान दिया था 5 वोल्ट की बैटरी है, V बराबर 5 है। R बराबर कितना है, तो R बराबर कितना है, 10 आ गया। तो आपको V का I का वैल्यू अगर पता करना तो निकाल लोगे, आप निकाल लेंगे बराबर, निकालते हैं इसको। तो V बराबर हो जाएगा 5 रहेगा। आपने I की जगह पे जो रहा, I की जगह पे आपको निकालना है R का मान कितना है, R का मान 10 है। तो यहाँ पर I का वैल्यू कितने आ गया, I का वैल्यू आ गया 5/10। 5/10 मतलब 1/2, 1/2 का मतलब 0.2। I का मान कितना आ गया, 0.2। लेकिन अगर मैंने बोला अभी क्या आपके पास में मिला है, अभी आपके पास में धारा आई है, धारा से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा क्या गया है आपसे, ये पता करो। तो यहाँ पूछा है आपको 4 ओम वाले प्रतिरोध में कितना वोल्ट प्रवाहित होगा। तो यहाँ पर आपको वोल्टेज का मान पूछा गया पर्टिकुलर 4 ओम में। तो अगर मैंने बोला वोल्टेज का फॉर्मूला वो क्या होता है, तो वोल्टेज फॉर्मूला था V बराबर से IR होता है। तो मैंने बोला I का मान पता है मुझे, इसका मान आया 0.2 आया। प्रतिरोध का मान कितना है, तो कौन से वाले का पूछा गया है, तो 4 ओम का पूछा गया है। तो 4 में आपका गुणा कर दिया तो कितना आ जाएगा, 0.8।
वोल्ट रहेगा इसका मान। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, आपको इस तरीके के क्वेश्चन अगर चाहिए हैं तो एक बार कमेंट करिए, तो मैं आपको पर्टिकुलर इसका वीडियो बना के बता दूंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। चलो, तो आप लोग फॉर्मूले भी आपके जो वीडियो के अंत में आपके फॉर्मूले में लेके आए हो वो फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला वाला जो क्वेश्चन रहा ये रहा आपके लिए 20वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वही वाला रहा, इसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन तो नहीं मिला, लेकिन एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है। क्वेश्चन आया था वक्रता केंद्र, पोल, ध्रुव, फोकस दूरी पर आधारित एक क्वेश्चन दिया हुआ था। तो आपको पता है यहाँ आपने देखा कि जो आपका वक्रता केंद्र रहेगा वो दुगुना होता है किसका, फोकस दूरी का दुगुना होता है। तो C बराबर रहेगा 2F रहेगा, या R बराबर क्या रहेगा 2F रहेगा। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको। तो इस प्रकार से अगर कोई सा क्वेश्चन देगा तो आप बना लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चन बना के देना। अगला क्वेश्चन है बायोलॉजी में, क्या रहा बायोलॉजी में क्वेश्चन था अगला वाला कि भैया बताओ कौन सा जंतु ऐसा है जिसमें लिंग परिवर्तन संबंधित सही कथन आधारित है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन रहेगा इसका जो आंसर रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा। घोंघा या स्नेल एक प्रकार का ऐसा जीव है जिसका लिंग निर्धारित नहीं होता। लिंग निर्धारित नहीं होता, ये मेल और फीमेल अपने आप को ऑटोमेटिकली चेंज कर लेता है। तो स्नेल जो रहेगा, घोंघा रहेगा, इसका लिंग निर्धारित नहीं रहता। तो ये आपका आंसर आ जाएगा घोंघा। लिंग परिवर्तन संबंधित बताइए कथन कौन सा आपका सही रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा आपका घोंघा। चलो, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं आगे। अगला वाला क्वेश्चन आया आवर्त सारणी पर। आवर्त सारणी में क्या क्वेश्चन पूछा गया वो देख लो। क्वेश्चन पूछा था आवर्त सारणी को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है। अब ये पूरा क्वेश्चन तो नहीं पता है, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन जो बनने वाले हैं मैं बताता हूं आपको। जैसे कि क्वेश्चन आया डोबे रायनर का त्रिक नियम पर आधारित, किस पर आधारित है। तो यहां पर डोबे नायरर पूछे, न्यूलैंड पूछे, मेंडलीव पूछे, ये जो तीनों रहेंगे ये किस पर रहेंगे, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित। किस पर रहेंगे, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि मोजले आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी। तो भैया किसने दी, मोजले ने दी। और ये किस पर आधारित है, ये तो दिया है, ये रहेगा परमाणु क्रमांक पर आधारित है। मात्र मोजले की सारणी जो है परमाणु क्रमांक पर आधारित है, ये आपने पढ़ लिया होगा पहले से। आपके लिए मैं सन लेके आया हूं, ये सन क्वेश्चन पूछा जाएगा बराबर, एक क्वेश्चन परमानेंट है, आने ही वाला है। तो यहां पर 1865 न्यूलैंड का ऑक्टेव सीरीज, 1869 जो रहेगा मेंडलीव का आवर्त सारणी, 1913 रहेगा मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी। एक बार देख लेते हैं, 1817 रहेगा, 1865 रहेगा, 1869 रहेगा और यहाँ पे रहेगा 1913। ये सारों सन याद कर लेना। चलो अगला पॉइंट देखें। अगला पॉइंट क्या है, अगले मैंने बताया था जिस प्रकार से मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जहां पर आपको क्वेश्चन बनने की 100% संभावना है। एक क्वेश्चन आपको बनेगा ही बनेगा। एक फॉर्मूला ये रहा, V बराबर से IR रहेगा। दूसरा रहेगा P बराबर से VY, मतलब P बराबर पावर, V बराबर वोल्टेज, I बराबर जो धारा रहेगा। P बराबर अगर बोलें तो यहां पर आ जाएगा I²R रहेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर अगर आपने मान रखेंगे, P का मान रखोगे यहाँ पर, जिस तरीके से VI है तो V की जगह आपने क्या रखा, IR रखा, तो ये हो जाएगा I²R हो जाएगा। तो ये V बराबर IR, V बराबर जो रहेगा IR रहेगा। दूसरा V बराबर अगर आ गया कि सॉरी P बराबर आ गया तो P बराबर होता है VI होता है। अगर ये जो V का मान, अगर आपने V का मान उठा के यहाँ रख दिया तो P बराबर हो जाएगा I²R हो जाएगा। ये दो फॉर्मूले बन जाएंगे, एक ये वाला, एक ये वाला और एक वाला, 3 वाला फॉर्मूले हो गए। अब इसके बाद में यहाँ पर एक फॉर्मूला ये बनता है P बराबर V²R। ये सीधे एज इट इज आपको याद करना पड़ेगा। अगला इसके बाद में यहाँ पर कैपेसिटी की बात करें तो ये होता है आवेश बटे में वोल्ट, C बराबर Q बटे में V, या फिर इसको बोल सकते हैं CV बराबर Q। ये फॉर्मूला बनेगा, ये आने वाला है। इसके बाद में यहाँ पर H बराबर ऊष्मा की बात करें तो ये क्या फॉर्मूला होता है, तो H बराबर रहेगा I²RT। इससे संभावना बनने की है। तो यहाँ पर ये हो गया फॉर्मूला H बराबर I²RT। एक बार रिपीट कर देता हूँ, V बराबर IR रहता है, एक बार पूरा मिटा दूं मैं आपको। V बराबर क्या रहेगा, IR रहेगा, P बराबर रहेगा VI रहेगा, यहाँ पर P बराबर I²R रहेगा, P बराबर V²/R रहेगा, C बटे में रहेगा C बराबर
QV या फिर बोलेंगे CV बराबर Q। H बराबर क्या रहेगा I²RT, ये भी रहेगा ऊष्मा, धारा, प्रतिरोध, ये रहेगा तापमान। चलो आखिरी में आपके लिए एक चीज़ लेके आया हूँ मैं, आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी में क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं वो आपसे समझ लो। आवर्त सारणी का अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं आपको पर्टिकुलर बना के दूंगा, आपको जल्दी जल्दी रिवीजन करवाने का काम मेरा है। यहाँ पर पूछा जाता है बताओ ये वर्ग कौन सा है, ये वर्ग नंबर 1 रहेगा, वर्ग नंबर 2 रहेगा, ये यहाँ से लेके 3 से लगा के यहाँ पर ये वर्ग नंबर 12 तक रहेगा, ये रहेगा 13वें वर्ग से लेके ये रहेगा 18वें वर्ग तक रहेगा। ये वाला जो वर्ग नंबर 1 है और ये 2 है, ये वाला था S ब्लॉक, ये जो कहलाएगा ये कहलाएगा P ब्लॉक, ये वाला कहलाएगा D ब्लॉक और ये वाला कहलाएगा F ब्लॉक। इसमें आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ मैं कि एस ब्लॉक में एलिमेंट कितने हैं, तो भैया 13 हैं। इसमें कितने हैं, तो 13 और इसमें कहते हैं 37, मतलब कुल मिला के 50। ये वाला जो रहा इसमें रहेगा 40, इसमें रहेगा आपका 28। अब समय नहीं है आपको पूरी तरीके से डिटेल बताने का, ठीक है। ये 13 हो गया, ये 37 मतलब 50 हो गया, 50 और 40 90 हो गया, और ये हो गया आपका 40 सॉरी 28, ये हो रहेगा आपका 28, मतलब कुल मिला के हो गया 118। तो टोटल एलिमेंट जो पूछा जाए आपसे कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने एलिमेंट है, तो बोलेंगे 118। इसके बाद में ये वाला रहेगा क्षारीय धातुएं, ये वाला जो रहेगा क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं। ये वाला रहेगा आपका बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली जिसको बोलते हैं निकोजेंस। ये हो जाएगा ऑक्सीजन फैमिली जिसको बोलेंगे चैल्कोजेंस, चैल्कोजेंस। ये वाला फ्लोरीन फैमिली जिसको बोलते हैं हेलोजेंस। और ये वाला आखिरी वाला जो रहेगा अक्रिय गैस है, उत्कृष्ट गैस है, नोबल गैस है, ये अलग अलग शून्य समूह, एक परमाणुकता वाला, ये अलग अलग इसके पॉइंट हैं। इसी प्रकार से मैं आपको आधुनिक आवर्त सारणी पूरी तरीके से अच्छे तरीके समझा सकता हूँ, लेकिन अभी समय की बाध्यता है। चलो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा किस तरीके से आपको वीडियो लगा। अगर आपको वीडियो के माध्यम से या फिर किसी और माध्यम से अगर आपको डिटेल क्वेश्चन चाहिए हो तो मैं आपको पूरी तरीके से अवेलेबल करवाऊंगा, PDF हो या फिर वीडियो के माध्यम से हो जाए। तो आपको पहली बात तो ये बता दूं मैं आपको, टेलीग्राम पर ये आपको PDF पूरा मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अगर नहीं आपको पता चले तो आप टेलीग्राम पे जाएंगे, लल्लन टॉप SSC रेलवे पर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ जितना भी मैंने आपको समझाया वो समझ में आया होगा। आप लोग हमको जितना लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उसी तरीके से हम उतना अच्छा आपको डिलीवर कर पाएंगे। और मैं ऐसा ही उम्मीद लेके चला हूँ कि आपको जितना भी अच्छे से अच्छा मटेरियल दे सकूँ मैं आपको पूर्णतः देने में समर्थ रहूँगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लल्लन टॉप, सलाम।